हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर में। हिंदी की क्लास है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहनी थी कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए पढ़ते हैं। लिखा गया है, निर्देश निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनसे संबंधित प्रश्नों 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। तो अवतरण दिया गया है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके और कह कहानी के रूप देकर मानोग्राही बना देने की तो ऐसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत ही कम लेखकों में पाई जाती है। अवतरण को हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है कबीर वाणी के महापंडित थे, दूसरा है कबीर वाणी के धनी थे, तीसरा है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे और चौथा ऑप्शन दिया गया है कबीर वाणी के लोकनायक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था। पहला ऑप्शन है भाषा की परिष्कृत रूप सामने आता है, भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता है। दूसरा, भाषा लाचार सी नज़र आती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाषा लाचार सी नज़र आती है। बी ऊपर अवतरण में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा में कौन सी हिम्मत नहीं है। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है। पहला है कि यह आशय को व्यक्त कर सके। दूसरा है कि यह इस फक्कड़ की फरमाइश का नहीं कर सके। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश का नहीं कर सके। अगला होगा, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। पहला ऑप्शन है सत्य को सत्य सिद्ध कर दे, दूसरा अकह कहानी को मानोग्राही बना दे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकह कहानी को मानोग्राही बना दे। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा। कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा। तो इसमें पहला ऑप्शन है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। ये आपका सही हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ ध्वनि नहीं है। अंतस्थ ध्वनि नहीं है, 36 नंबर क्वेश्चन है ये, अंतस्थ ध्वनि नहीं है। तो अंतस्थ ध्वनि इसमें आपका सा इसमें अंतस्थ ध्वनि नहीं है। बाकी ये सब अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, ये सब अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। इसमें ये आपका ऊष्म ध्वनि हो जाएगा, ऊष्म ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर, इसमें से आपका कौन सा समृद्ध स्वर है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन है अ, दूसरा है ए, तीसरा है बड़ी ई और चौथा है ओ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन समृद्ध स्वर है। तो समृद्ध स्वर इसमें आपका डी हो जाएगा, इसमें डी हो गया आपका ओ, समृद्ध स्वर। अगला है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसीलिए मैं इंग्लैंड नहीं जा सका। किस प्रकार का वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा, सही आंसर संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है वाक्य के अंत में, दूसरा छंद के चरणों की समाप्ति पर, तीसरा है दोहे के एक चरण की समाप्ति पर। तो इसमें आपका सही हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, दोहे के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरंग का विलोम शब्द
अंतरंग का विलोम शब्द है। अंतरंग का विलोम शब्द है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहिरंग। बहिरंग, इसमें बहिरंग हो जाएगा। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है और आंतिक का दूरांतिक और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आव का अर्थ व्यक्त नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आव का अर्थ नहीं व्यक्त करता। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला छवि, दूसरा इज्जत, तीसरा चमक और चौथा आदेश। तो इसमें आदेश आपका आव का अर्थ नहीं व्यक्त करता है। बाकी इसमें छवि भी आपका आव का व्यक्त करता है अर्थ, दूसरा है इज्जत, तीसरा चमक, ये तीनों आव का अर्थ व्यक्त करता है, जबकि आदेश आव का अर्थ व्यक्त नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है सभा, दूसरा अधिकारी, तीसरा पर्वत और चौथा ताश। तो इसमें समूहवाचक सभा, अधिकारी और ताश, ये आपके सब समूहवाचक हो जाएंगे, समूहवाचक। जबकि ये ऑप्शन नंबर सी वाला पर्वत आपका हो जाएगा जातिवाचक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीता गीत गाती है वाक्य है। सीता गीत गाती है वाक्य है, तो यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है, सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द हमको बताना है। इसमें 45 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है आसन, आश्रय, आसमानी और उत्कर्ष। इसमें से विशेषण शब्द हमको पहचान के बताना है। तो आसमानी जो है ये कलर होता है, आसमानी ये आपका रंग है, और रंग विशेषता होती है किसी वस्तु की, इसलिए आपका विशेषण शब्द इसमें आसमानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पांचों शब्द किस प्रकार का संज्ञावाचक विशेषण है। पांचों शब्द पांचों दिया गया है, किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें 46 नंबर क्वेश्चन में आपका समुदाय बोधक हो जाएगा सही आंसर। समुदाय बोधक सही उत्तर हो जाएगा आपका, कि पांचों शब्द समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन बहुवचन है। निम्नलिखित शब्दों में कौन बहुवचन है। तो जनता वो आपका एक वचन है, जनता एक वचन हो जाएगा। प्राण हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्राण हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन होता है, जबकि जनता, सामान और माता ये हमेशा एक वचन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्राण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हाथी, पानी, दही या तिथि। तो तिथि आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तिथि इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल का भेद कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो वर्तमान काल के भेद में सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और पूर्ण वर्तमान जबकि आते हैं, जबकि आसन्न वर्तमान इसमें नहीं आता है। वर्तमान काल के भेद में आपका आसन्न वर्तमान नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं। तो प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्दांश के अंत में लगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, शब्दांश के अंत में। जबकि शब्दांश के पहले जो लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और बाद में जो लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसमें जो दिया गया है शब्दांश के आरंभ में ये हो जाएगा उपसर्ग, और ये आपका प्रत्यय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन से है। तो
तद्भव शब्द आपका इसमें खुजली हो जाएगा सही आंसर। खुजली तद्भव शब्द है, जबकि दक्षिणा, श्रृंग और शालक ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? छाते पर मूंग दलना मूंग दलना का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना। अगला है 53 नंबर, माहेश्वर का संधि विच्छेद होगा। माहेश्वर का संधि विच्छेद होगा। महाधन, महोधन, ऐश्वर्य, महोधन ऐश्वर्य ये आपका गलत हो गया। महाधन ऐश्वर्य ये गलत हो गया। महाधन ऐश्वर्य ये आपका सही हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें आपको जो है पता ही होगा, यमक अलंकार होता है। इसमें यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का चरम लक्ष्य है। शिक्षा का चरम लक्ष्य है। ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थी का शैक्षिक विकास, शिक्षार्थी का बौद्धिक विकास, शिक्षार्थी का सामाजिक विकास, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है? तो इसमें आपका वीडियो सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन दोष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पठन दोष नहीं? पहला ऑप्शन है, पढ़ते समय आँख पर उंगली रखने की आदत। दूसरा, पढ़ते समय सिर को इधर उधर ना घुमाना। तीसरा है, मौन पाठ करते समय शब्दों को बोलना। चौथा है, पढ़ते समय बार बार वाक्य के प्रारंभ पर लौटना। तो पूछा गया है कौन सा पठन दोष नहीं है? पठन दोष नहीं है, तो इसमें बी नंबर आपका सही हो जाएगा, पठन दोष नहीं है। पढ़ते समय सिर को इधर उधर ना घुमाना, ये पठन दोष नहीं है। अगला है, यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामग्री को उगलना मात्र है। किसका कथन है? ये जो कथन दिया गया है, यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामग्री को उगलना मात्र है, किसका कथन है? तो इसमें आपका सी उत्तर हो जाएगा सही, बैलार्ड का। बैलार्ड ने कहा था कि यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामग्री को उगलना मात्र है। अगला है, अच्छे संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है, इधर जोर जोर से पढ़ना। दूसरा है शुद्ध वर्तनी। तीसरा अच्छी जानकारी। चौथा है अध्यापक का सम्मान। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आपका शुद्ध वर्तनी सही हो जाएगा। इसमें शुद्ध वर्तनी सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ जो है आपका 30 प्रश्न कंप्लीट हो जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक हमने दे दिया है, वहाँ पे जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।